चलो बच्चों, कल हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया था, किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसके हमने रूल्स पढ़े थे। तो उन रूल्स के आधार पे हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है। तो अभी हम देखते हैं, कुछ यहाँ पे हमारे सामने तत्व लिखे हुए हैं, उन तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या जो अंडरलाइन है हमारा उस एलिमेंट का निकालना है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स का आपको क्या रहेगा बच्चों, ज्ञात रहेगा, है ना, आपने रूल वगैरह में पढ़े हुए हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है आपको, H2SO3। अब H2SO3 में आपको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो H2SO3 इसमें भाई कितने हाइड्रोजन है, 2। हर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1। सल्फर का अपन मान लेते हैं X। 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का -2 बराबर 0 कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2 + x - 6 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बच्चों, 4। यानी H2SO3 के अंदर जो हमारे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन देखते हैं अभी अगला H3PO4। H3PO4 के अंदर अगर हम बात करें तो 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, फॉस्फोरस की x। 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। अच्छा, मैं बराबर 0 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यौगिक जो होते हैं ना, उन यौगिकों के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 3 + x - 8 बराबर 0 और 3 4 5 6 7 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, +5। यानी यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उस फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अभी H2C2O4 में देखते हैं। H2C2O4, ठीक है, तो यहाँ पे हो गए हमारे 2। हर हाइड्रोजन का कितना है, 1। कार्बन कितने हैं, 2। तो क्या मान लेते हैं, x। तो एक कार्बन का x होगा, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। प्लस 4 × -2 बराबर 0। तो ये हो गया अपना 2 + 2x - 8 बराबर 0। 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी जो हमारा H2C2O4 है ना, उसके अंदर हमारे जो दोनों कार्बन हैं, दोनों कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, एक कार्बन और 2 कार्बन दोनों की अपनी अपनी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है। अब बच्चों ये मैंने आपको अभी नॉर्मली बता दिया, अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी आपको सिखाता हूँ, समझो जरा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो है अपना H2SO3 का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा सल्फर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा हमारा OH ग्रुप, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एक और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा हमारा एक हाइड्रोजन, 2 2 4 5 6, ठीक है, H2SO3। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखते हैं अपन किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग का यहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखो, हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ये देखना है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उसके लिए ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा हमारा, -1 आएगा, और हाइड्रोजन पे +1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखो, जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है उस पे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही ज़्यादा स्थायी होती है। उस पे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी उसकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या जो है वो ज़्यादा स्थायी होगी। तो देखो, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की ज़्यादा थी, इसलिए उस पर नेगेटिव है। हाइड्रोजन की कम है, इसलिए पॉजिटिव है। और जो इसमें हमने 1 दिया है, ये 1 किस आधार पे दिया है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, ठीक है, ध्यान से समझना। नेगेटिव किस आधार पे जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, और कितना मैग्नीट्यूड जाएगा, ये जाएगा हमारे उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड के आधार पे।
तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक एक कोवेलेंट बॉन्ड था, इसलिए 1 1 यहाँ पे आ गया। अब ऑक्सीजन सल्फर में भी देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और दोनों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इस पे -1 और सल्फर पे +1। हाइड्रोजन सल्फर में सल्फर की ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन पे जाएगा +1, सल्फर पे जाएगा हमारा -1। ऑक्सीजन में -2 और यहाँ +2। अभी देखो यहाँ पे -2 क्यों दिया, माइनस क्यों दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, और 2 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड था। यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे हो गया +2। अब अगर हम टोटल बात करें तो 2 2 4 और 1 5 में से 1 गया, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 4, जो कि हम इस फॉर्मूले से भी लेके आ गए थे। ठीक है, अभी H3PO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा H3PO4 का स्ट्रक्चर। अब H3PO4 के स्ट्रक्चर के अंदर जरा देखते हैं, हम आवेश देते हैं ना, हमारा आंसर कितना आया, +5 आया। कैसे आया जरा समझना। ये हो गया ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1। ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -2 ओवरऑल कितना है बच्चों, 2 3 4 5। तो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई यहाँ पे, 5। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन किसके आधार पे जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, और मैग्नीट्यूड किसके आधार पे जाएगा, उसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी H2C2O4 को देखते हैं। ठीक है, H2C2O4 में हमारे 3 आ गया, तो ये हो गया आपका कार्बन कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन हो जाएंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा हमारा OH ग्रुप। ठीक है, H2C2O4। चलो वही लॉजिक लगाना है। तो भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी ऊपर नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव। लेकिन क्या हो अगर दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, जैसे कि हमारा क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस में क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है दूसरे क्लोरीन के साथ में। तो अब भैया ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इनको कौन अपनी तरफ लेके जा सकता है, कोई भी नहीं लेके जा सकता। दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, यानी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, यानी ना तो इस पे आवेश आएगा ना इस पे आवेश आएगा। इसीलिए तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हम कितनी बोलते हैं, 0 बोलते हैं। इसी तरीके से मान लो H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, 0 आएगा, और इसके ऊपर भी क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। इसी तरीके से अगर तुम इन दोनों कार्बन को देखो तो क्या ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर कोई आवेश जनरेट कर सकता है, नहीं। ये इसके ऊपर कर सकता है, नहीं, यानी ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर जनरेट नहीं कर रहे। अब यहाँ बात करते हैं हम, तो ये हो गया -2, ये हो गया हमारा +2, ये हो गया हमारा -2, +1 देगा इधर और +1 देगा इधर। ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा +2, ये हो गया हमारा -2, +1 देगा इधर, +1 देगा इधर। अब दोनों कार्बन के ऊपर देखो कितना आ रहा है टोटल, 2 और 1 3, एक कार्बन पे 2 और 1 3 दूसरे कार्बन पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुमसे कोई बोलता कि भैया दोनों कार्बन जो है, इसको मान लो C1 बोल देता, इसको मान लो C2 बोल देता, बोलता C1 कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो वो भी 3 आंसर होता, और C2 कार्बन की भी क्या है, वो भी 3 होता, और एवरेज भी क्या होता है इसका, 3 होता। लेकिन उसने अगर मान लो बोला होता कि कार्बन के ऊपर उपस्थित ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा, तो उसका आंसर हमारा 6 होता, ऑक्सीडेशन नंबर सम, उसका सम यानी योग कितना होगा, तो 3 + 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। आ रही बच्चों बात समझ में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे ये हमने डायरेक्ट निकालना तो सीख ही लिया, और डायग्राम फॉर्म में मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जिसमें हम डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे, तो हम उसका स्ट्रक्चर अगर बना पाए तो स्ट्रक्चर से हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये नोट करने के बाद आगे आप लोग लिखिएगा आगे, है ना। ये पॉइंट तो हम लिख ही चुके हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगला लिखो, ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या
कोवेलेंट बॉन्ड पर निर्भर करती है, कोवेलेंट बॉन्ड पर निर्भर करती है। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। Na2SO4 देखते हैं। Na2SO4 ये हो गया हमारा Na2SO4। ठीक है, अब मैं केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूं। ये वाली जो कंसेप्ट है इसको अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया -2 बराबर 0, ये हो गया 2 + x - 8 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्लस की 6 आ जाएगी। ठीक है, अभी हम NH3 में कैलकुलेट करते हैं। NH3 भाई किसकी पता है, हाइड्रोजन की पता है ना, नाइट्रोजन को x मान लेते हैं। हर हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, अभी अगला है हमारा Ca3P2। Ca3P2 ये हो जाएगा 3 × +2 +2 × x बराबर 0। भाई किसकी नहीं पता तुम्हें, फॉस्फोरस की तो नहीं पता ना। तो ये हो गया 3 × 6 +2x बराबर 0, x बराबर ये हो जाएगा उधर जाके -6 यानी -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक और लॉजिक समझाता हूँ। ये लॉजिक केवल किसके लिए, ये तो देखो ये बॉन्डिंग का जो लॉजिक था ये तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए था जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड था। अब यहाँ Ca3P2 जो है ना ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में क्या करना होता है तुम्हें, जैसे मान लो मैंने सोडियम दे दिया और क्लोरीन दे दिया, बोला कि भाई कंपाउंड बनाओ, तो तुमने ये ले लिया Na के ऊपर प्लस आवेश, Cl के ऊपर माइनस आवेश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, NaCl बना दिया। हाँ, कैल्शियम के ऊपर +2 हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके CaO बना दिया। तो इसके एक दूसरे ऑपोजिट चलते हैं, इसमें कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2, इसमें -2। तो ऐसे ही ये 3 जो है ये यहाँ पे डाल दो और 2 यहाँ पे डाल दो, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम +2 और P -3, यानी इसके अंदर कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +2, और जो हमारा फॉस्फोरस है उसकी कितनी आ जाएगी, -3। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना जरा यहाँ पे एक लाइन ये सब नोट करने के बाद में, आयनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या तत्वों की हम सीधे आयंस में तोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं, आयंस में तोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी KCl का देखो, मान लो KCl दिया है, वैसे तो तुम्हें पता है K का +1 होगा तो Cl का -1 होगा। कैसे दिख रहा है, सीधे सीधे इसको तोड़ दो भाई, ये हो गया तुम्हारा K+ और ये हो गया हमारा Cl-। तो इसमें पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, और Cl की कितनी है हमारी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड में डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए तुम्हें कैलकुलेट करना है Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है। तो भाई कितने कैल्शियम है, 3, हर कैल्शियम का कितना हो जाएगा, +2, प्लस यहाँ कितना हो गया 2, फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा x, +4 × -2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 × 6 प्लस ये हो जाएगा 2 × x - 4 × 8 बराबर 0, 6 + 2x - 16 बराबर 0, 2x बराबर 10, x बराबर +5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। Ca3PO4 होल ट्वाइस के अंदर हमने फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करी। चलो बच्चों, अब एक और बात बताता हूँ तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड, और वो ये है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या का ज्ञात होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रुप नंबर में लिखता हूँ, पहले ग्रुप नंबर कौन सा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये मैंने ग्रुप संख्या लिख दी। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो है ना बच्चों,
वो किसके बराबर होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से? जैसे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 जो होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी? +1, यहाँ +2। 13वें ग्रुप के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6, यहाँ +7 और यहाँ पे +8। अब बाकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। तो बाकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना है? 2-2 का डिक्रीमेंट करना है और 0 या उससे नीचे नहीं जाना है। अब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि इनके लिए तो केवल यही एक ऑक्सीकरण संख्याएं आती हैं, जो कि हम रूल्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बाकियों के लिए बात कर लेते हैं। तो +3 में से तुमने 2 कम किया तो कितना आएगा? +1, ठीक है। +4 से 2 कम करो, +2, +5 से 2 कम किया, +3 और +1, +6 से कम किया, +4, +2, +7 से 2 कम किया, +5, +3, +1, 0 या उससे नेगेटिव में नहीं जाना है, +6, +4, +2। हम कहीं पे भी देखो 0 या उससे नीचे नहीं गए हैं। ये हमारी बाकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई है। अब एक और बचा हमारा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या। ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन -8 करके। तो इसमें तो भैया आएगी ही नहीं ऋणात्मक, है ना। 17 वाला कितने ग्रहण करेगा? 1 ग्रहण करेगा, तो -1 हो जाएगी, ठीक है। यह 7 -8 करके भी निकाल सकते हो। 16 वाला 2 ग्रहण करेगा, -2। 15 वाला 3 ग्रहण करेगा, -3। 14 वाला 4 ग्रहण करेगा, -4। उसके नीचे वाले ग्रहण नहीं करते हैं। स्टेबिलिटी का रीजन है जो तुम ऑलरेडी जानते हो। तो ये किसी भी समूह के वो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं जो 99% उसके यौगिकों में आते हैं। मैं ये नहीं कहता भाई कि 17वें ग्रुप में +7, +5, +3, +1, -1 के अलावा और कुछ नहीं आएगी। वहां पे आपकी +2 भी आ सकती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर चांसेस होंगे, ठीक है। 16वें ग्रुप में मान लो सल्फर है। अब सल्फर की -2, +2, +4, +6 में ये नहीं कह रहा इसके अलावा आएगी ही नहीं, लेकिन हाँ 99% कंपाउंड्स में यही ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई तुमसे बोले कि भैया 16वें ग्रुप में अधिकतम और न्यूनतम क्या ऑक्सीकरण संख्या आ सकती है, तो भैया अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसमें +6 आ सकती है, जबकि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या उसमें कितनी आती है? हमारी -2 आती है। मान लो 15वें ग्रुप में किसी ने बोला अधिकतम कितनी आएगी? +5 और न्यूनतम कितनी आएगी तुम्हारी? -3। आगे बात समझ में? तो पहले तो इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। और ये चीज नोट करने के बाद में तुम्हें ये पता चल गया कि किसी भी समूह की अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ सकती है। अब मान लो तुमने कोई क्वेश्चन किया, मान लो सल्फर निकाला, H2SO4 के अंदर कैलकुलेट किया, और तुम्हारी ऑक्सीकरण संख्या अगर +6 और -2 से बाहर आ रही है, ठीक है, तो वहां पे वो जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी सही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जरा क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो अपने को दे दिया H2SO5 दे दिया, सपोज करो क्या दे दिया? H2SO5। अब मैं कैलकुलेट करने बैठा यहाँ पे, तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने देखा 2 और हाइड्रोजन की 1, सल्फर का X +5 ऑक्सीजन -2 बराबर 0। ये हो गया 2 + x - 10 बराबर 0। x की वैल्यू आ रही है मेरी +8। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? +8। अब ये +8 तो गलत है ना यार। जब 16वें ग्रुप की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ही +6 हो सकती है, तो मेरा आंसर +8 कैसे आ सकता है? बात समझ रहे हो? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कोई यौगिक दिया, अगर आप उसमें कैलकुलेट करने बैठे और मान लो अगर ये लॉजिक तुमको पता नहीं होता, तुम तो +8 आंसर टिक करके आ जाते ना वहां पे। लेकिन जब यार 16वां ग्रुप +8 शो ही नहीं कर सकता, तो तुम्हारा आंसर +8 आ कैसे रहा है? बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं से बचने के लिए हम
इसका डायग्राम बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके डायग्राम में एक्चुअली पंगा क्या है कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन जो है, एक परऑक्साइड लिंकेज होता है बेसिकली। अब वो परऑक्साइड लिंकेज कैसे होता है, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो गया OH, ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो गया O सिंगल बॉन्डेड O और H। देखो जरा स्ट्रक्चर हो रहा है सेटिस्फाई, H2SO5 हो गया। अब जरा हम कोवेलेंट वाले कंसेप्ट से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों, देखो -2 +1 इधर +1 इधर, -2 +2 -2 +2। अब ये परऑक्साइड लिंकेज है तो -1 इधर +1 इधर, -1 इधर +1 इधर, ये दोनों एक दूसरे पे क्यों नहीं चार्जेस जनरेट करेंगे, क्योंकि ये सेम एटम है, जैसे अभी Cl2 का देखा था। अब जरा काउंट करो, 2 2 4 5 6, यानी 8 नहीं आएगी भैया, यहाँ पे कितनी आएगी, प्लस की 6 आएगी ऑक्सीकरण संख्या, और वो तो आ ही सकती है हमारी, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलो, तो ये जो आपने नोट किया है इसके नीचे लिखना, 1-2 पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, फटाफट करके लिखना। एक तो वही वाला पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता वाला, है ना, लिखो उसके अंदर, जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है, जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि भैया ऑक्सीजन है और सल्फर है, तो बोलो इन दोनों में किस पे -2 ज्यादा स्टेबल होगा, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा -2, ठीक है। एग्जाम्पल करके लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। O-2 S-2 में किस पे ज्यादा होगा बच्चों, O-2 पे। C-4 पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों साथ में हुए तो हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। कार्बन सिलिकॉन साथ में हुआ तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसको देंगे, कार्बन को, और सामने वाले को पॉजिटिव देंगे। आगे बात समझ में। चलो, ये था हमारा पहला पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट करके लिखो, सेकंड पॉइंट करके लिखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या, उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या आती है जब बाहरी कोश के S तथा P, बाहरी कोश के S तथा P कक्षक बंद बनाने में भागीदारी करते हैं, ठीक है। बाहरी कोश के S तथा P कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भागीदारी करते हैं। और एक और पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट करके, न्यूनतम धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या, न्यूनतम धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या तब आती है जब बाहरी कोश के केवल P कक्षक के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश के केवल P कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भागीदारी करते हैं, बंद बनाने में भागीदारी करते हैं। आगे बात समझ में। डी कक्षक करेंगे नहीं करेंगे उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर S और P दोनों कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या आने वाली है, और केवल P कर रहा है तो तुम्हारी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 15, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6,
3s2 3p3 और 3d0 भी तो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां से अपन बाहरी कोश की भागीदारी की बात करते हैं। देखो अंदर का कोश तो वैसे भी कभी बंद बनाने में भागीदारी नहीं करता, तो कॉपी के ऊपर स्टार मार्क करके लिख लो, अंदरूनी कोश के इलेक्ट्रॉन कभी बंद बनाने में भागीदारी नहीं करते हैं, कभी बंद बनाने में भागीदारी नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अभी बात करते हैं 3s की। ये हो गया देखो अपना 3s, कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 3p, इसमें कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। 3s हो गया, 3p हो गया और 3d हो गया। अभी देखो अगर केवल ये p वाले इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भागीदारी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये +3 ऑक्सीकरण संख्या शो करेगा। बात को समझो भाई, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है ना, तो 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो बंद कितने इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, 3 ही बना सकते हैं, तो वहां ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +3। लेकिन मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहां पे आ जाता है, फिर देखते हैं जरा क्या होता है। 3s 3p 3d, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो गया। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते नहीं बन सकते भाई, ये 5 बन गए। अब ये क्या ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, +5। यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या आ रही है ना, न्यूनतम धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या अगर आ रही है तो इसका मतलब बाहरी कोश के केवल p कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है, इसका मतलब बाहरी कोश के s और p कक्षक दोनों के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भागीदारी ले रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल में नोट कर लीजिए। अभी अगला पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखना, पूरी आवर्त सारणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +8, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +8, ठीक है। आगे एग्जांपल में लिख लो, ऑस्मियम, ब्रैकेट क्लोज करके आगे लिखो, तथा न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -4, आगे ब्रैकेट में लिख लो, कार्बन की हो सकती है, कार्बन की हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे जो थे कुछ पॉइंट्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अभी हम क्या करते हैं, कुछ और कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेते हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, इनकी हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। हम जितने भी तत्व हैं उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा N2O3, तो N2O3 भाई किसकी नहीं पता तुम्हें, नाइट्रोजन की तो नहीं पता ना, ऑक्सीजन की तो पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधे, तो सीधा सीधा जा रहा है हमारा, देखो ये 3 जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, यानी नाइट्रोजन का हो जाएगा +3 और ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा -2। आयंस की तरह तोड़ दो ना इसको, 3 को किधर ले जाओ, नाइट्रोजन के ऊपर, और 2 को किधर ले जाओ, ऑक्सीजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा +3 और ऑक्सीजन हो जाएगा तुम्हारा -2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये हो गया भाई तुम्हारा -2, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कार्बन हो जाएगा +2, ठीक है। अगला है BaCl2, आयनिक कंपाउंड है, आयंस में तोड़ लो, ये 2 जाएगा इधर, बेरियम जाएगा इधर,
यानी बेरियम के ऊपर हो जाएगा तुम्हारा +2 और Cl के ऊपर हो जाएगा तुम्हारा -1। अगला है NO2 माइनस। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। NO2 माइनस, तो नाइट्रोजन को मान लो X, हाँ आयन है ना, और 2 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन का -2 बराबर कितना कर दोगे, -1 कर दोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा X -4 बराबर -1। अगर भाई कंपाउंड होता तो 0 के बराबर करता है ना, आयन होता है तो चार्ज के बराबर करते हैं। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी, +3 आ जाएगी। अगला कौन सा हमारा Al2S3, Al2S3, ये 2 जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम +3 NS-2 हो जाएगा। आयंस की तरह तोड़ दिया, HSO4 माइनस, तो यह हाइड्रोजन का हो गया बच्चों 1, सल्फर का मान लिया X, 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, क्योंकि ये क्या है, हमारा आयन है। तो ये जाएगा 1 + X -8 बराबर -1, तो X -7 बराबर -1। X की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी +6। 6 देखो, 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, है ना। अगला है हमारा FeClO2 होल थ्राइस, FeClO2 होल थ्राइस, हाँ FeClO2 होल थ्राइस। तो देखो ये कंपाउंड के अंदर तुम्हें आयरन का नहीं पता, क्लोरीन का नहीं पता, ऑक्सीजन का तो पता है। ऐसे कंपाउंड में क्या करना होता है तुम्हें बच्चों, आयंस में तोड़ना होता है। अब आयंस में कैसे तोड़ोगे, ये 3 तो लेके चल जाओ यहाँ पर, तो आयरन पे तो आ जाएगा +3 और इस पे आ जाएगा -1 है। पहले आयंस में तोड़ लो सीधे सीधे, तो ये हो गया Fe +3 और ये हो जाएगा हमारा ClO2 माइनस। समझो बात को, आयरन पे +3 और ClO2 पे माइनस। क्लोरीन को मान लो X, 4 ऑक्सीजन -4 बराबर -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, +3। समझ गए लॉजिक को। क्या करना है ऐसे कंपाउंड में, अगर वो कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं पता होती, तो ऐसे कंपाउंड में हम क्या करते हैं, उसको पहले तो आयन में विखंडित कर लेते हैं। आयन में विखंडित करने से क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं सुटेबिलिटी मिल जाती है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है उसको सॉल्व करने का। तो ClO2 माइनस था, Cl का X हो गया, ऑक्सीजन का -4 बराबर -1, X बराबर कितना हो गया तुम्हारा +3 हो जाएगा। अगला है हमारा MnO2, तो बच्चों MnO2 को सीधे सीधे आयंस में तोड़ लो, या X मान के भी कर सकते हो। तो ये जाएगा +4 और ये जाएगा तुम्हारा -2 हो जाएगा। अगला है हमारा SO3 -2, SO3 -2, ठीक है। तो इधर हो जाएगा X -6 बराबर -2, X बराबर +4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अगला है हमारा MgIO3 होल ट्वाइस, MgIO3 होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम का तो सबको पता है भैया कितना होगा, +2, ठीक है। आयंस में तोड़ लेते हैं, उस वाले मेथड से करते हैं। ये 2 गया इधर, 1 गया इधर, तो Mg +2 में जाएगा और IO3 माइनस में जाएगा। आयोडीन को मान लेते हैं X -6 बराबर -1, X की वैल्यू हो जाएगी मेरी +5, खत्म कहानी। अगला है भैया अपना CONH3O6Cl2Br। हाँ, लंबा चौड़ा देखने में है लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इजी मेथड। नॉर्मली तोड़ो आयंस में और उसके बाद आगे उसको कंटिन्यू करिए। तो क्या है हमारे पास, CONH3 6Cl2Br, ठीक है। आयंस में वियोजित कर लेते हैं इसको, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 12, 12 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28, 28 + 2 = 32, 32 + 2 = 36, 36 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 2 = 56, 56 + 2 = 58, 58 + 2 = 62, 62 + 2 = 64, 64 + 2 = 66, 66 + 2 = 67, 67 + 2 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 2 = 70, 70 + 2 = 71, 71 + 2 = 72, 72 + 2 = 73, 73 + 2 = 74, 74 + 2 = 75, 75 + 2 = 76, 76 + 2 = 77, 77 + 2 = 78, 78 + 2 = 79, 79 + 2 = 80, 80 + 2 = 81, 81 + 2 = 82, 82 + 2 = 83, 83 + 2 = 84, 84 + 2 = 85, 85 + 2 = 86, 86 + 2 = 87, 87 + 2 = 88, 88 +
तो भैया ये हो जाएगा मेरा CO, कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, CO कोबाल्ट, NH3 होल 6, 2 और 1 3 यानी कि +3, 2Cl माइनस N1Br माइनस। जब आप 12th क्लास में जाओगे ना तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिखाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें तोड़ना बताएंगे। तो ये ध्यान रखो, ये बिग ब्रैकेट के बाहर वाली जो चीज होती है ना, ये आयंस में विखंडित हो जाती है। तो हमने इनको आयंस में विखंडित किया, Cl माइनस Br माइनस। अभी कोबाल्ट को मान लेते हैं हम X। अब बोलो अमोनिया कंपाउंड है ना, आपका कंपाउंड है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0। भाई मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग अलग क्यों कैलकुलेट करूं, मैं तो पूरे अमोनिया का एक साथ ही निकाल लूंगा ना। तो पूरे अमोनिया का कितना हो जाएगा 0 और बराबर कितना कर लेते हैं 3, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो तुम्हें दिया है K4FeCN होल 6, ठीक है। इसमें भी सेम लॉजिक का इस्तेमाल करो, पहले इसको आयनों में विखंडित कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा K+, ये हो जाएगा तुम्हारा FeCN होल 6 और कितना चार्ज आएगा, देखो 4 इधर गया और 1 इधर गया तो -4 आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा X, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन होता है Cn माइनस, तो X -6 बराबर -4, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे +2 आ जाएगी, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो तुम्हें दिया हुआ है बच्चों FeCO होल 4, है ना। अब यहाँ पे आयरन की मान लो X। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो अपने आप में कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में अगर कंपाउंड है तो उसकी कितनी हो जाएगी 0 बराबर 0, X की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का सीधे सीधे 0 डाल दो। अगर कोई आयन है तो उसके सीधे सीधे जो भी चार्ज है, जैसे यहाँ मैंने देखा था साइनाइड आयन है, अब साइनाइड आयन है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है इसलिए -1 मैंने लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए उस पर मैंने कितना टांगा 0 डाल दिया भाई, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला है हमारा NOCl4। NOCl4 ये अच्छा कंपाउंड, ये अच्छा, ये अच्छा और ये 4 थोड़े से आपको डिफरेंट तरीके से इनमें हम ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4 का थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो NOClO4 देखते हैं, NOClO4। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ये कैसे टूटता है, NO+ClO4-। अब NO+ ये एक आयन होता है जो आप लोग रेयरली यूज में लेते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा आपके, नाइट्रोसिल आयन बोलते हैं अपन इसको, है ना। तो नाम पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेन बात ये है NOClO4 विखंडित कैसे होता है NO+ClO4- के अंदर। भाई अभी क्लोरीन का मान लो X, 4 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन पे -2 बराबर -1, X -8 बराबर -1, X की वैल्यू कितनी आ रही है +7। क्या क्लोरीन की वैल्यू +7 आ सकती है? हाँ भाई, क्लोरीन की अधिकतम आती है 7 और न्यूनतम आती है -1, तो 7 आ रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि NOClO4 का विखंडन कैसे होता है। NOClO4 NO+ और ClO4- में विखंडित होता है, ठीक है। अगला है हमारा NH4NO3। NH4NO3 में भी जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि दोनों नाइट्रोजन, कई बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसका x माना, इसका 4 हो गया, इसका फिर x मान लिया, इसका -6 बराबर 0, 2x बराबर 2, x की वैल्यू +1 डाल देते हैं। लेकिन ये गलत है भाई। ये गलत क्यों है, उसमें आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा। थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका लॉजिक बता देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है आयंस में विखंडित करके। तो NH4NO3 है ना, इसको विखंडित कर दो पहले तुम NH4+ और NO3- में, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इधर मान लो x, हाइड्रोजन का 4 टोटल हो जाएगा बराबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना। यानी NH4NO3 में जो NH4 वाली साइड का नाइट्रोजन है उसका तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इधर देखते हैं, x -6 बराबर -1, x बराबर +5, यानी दूसरे नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा।
और वो जो तुम्हारा +1 आ रहा था वो तो एवरेज ऑक्सीडेशन संख्या थी। भाई यहाँ पे जो दोनों नाइट्रोजन है उन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो अगर कोई इसमें आपसे दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्याएं पूछे तो -3 और +3 आंसर होगा। दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग बोले तो +2 होगा। दोनों इस पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन की औसत ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो +1 होगा। तो इसके नीचे लिख लो तीनों पॉइंट। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्याएं, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्याएं बराबर -3 तथा +3, बराबर -3 तथा +3। अगली लाइन में लिखो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना आएगा भाई, +5 और -3 बराबर +2 आ जाएगा, है ना, बराबर 2। नाइट्रोजन की औसत ऑक्सीकरण संख्या वो कितना आएगा बच्चों, -3 + 5 बटा 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन परमाणु है ना, तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये भी अच्छा। देखो बॉन्डिंग का लॉजिक मैं आपको बता रहा था, तो बॉन्डिंग का लॉजिक समझने के लिए मैं 2 एक साथ लिखता हूं, है ना, 2 कंपाउंड्स की बॉन्डिंग एक साथ शो करता हूं आपको। एक था हमारा COOH, हाँ, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। दूसरा है NH4NO3, NH4NO3, ठीक है। अब यहाँ पे असल में होता क्या है, देखो ये जो दोनों कार्बन है ना हमारे, इन दोनों कार्बन के अराउंड देखो सेम टाइप का बॉन्डिंग है। कैसे, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, OH जुड़ा है, O जुड़ा हुआ है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, O जुड़ा है, सेम टाइप की बॉन्डिंग है। तो सेम टाइप की बॉन्डिंग जहां पर भी होगी ना बच्चों, वहां ऑक्सीकरण संख्या भी दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन NH4NO3 में पंगा क्या है, ये नाइट्रोजन है, H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, और इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। जबकि दूसरा है नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, O, है ना, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इस पूरे पर माइनस चार्ज हो गया। तो यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के अराउंड तो 4 हाइड्रोजन है, जबकि इस नाइट्रोजन के अराउंड 3 ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अलग अलग होनी चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखी, अगर कहीं पर किसी तत्व के अराउंड सेम टाइप की बॉन्डिंग होती है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है, सेम आती है। अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग होगी तो ऑक्सीकरण संख्या भी क्या आएगी, भिन्न भिन्न आएगी। ठीक है, लिख लो वहां जरा स्टामा करके, यदि किसी तत्व के चारों तरफ यदि किसी तत्व के चारों तरफ समान प्रकार का रासायनिक बंध बनता है, या ऐसा लिखो, समान प्रकार के बंध होते हैं, समान प्रकार के बंध होते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या भी समान आती है, तो ऑक्सीकरण संख्या भी समान आती है। ठीक है, किंतु यदि भिन्न भिन्न प्रकार के बंध होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बंध होते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या भी भिन्न भिन्न आती है, तो ऑक्सीकरण संख्या भी भिन्न भिन्न आती है। ठीक है बच्चों, और वहां पे ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना, ऑक्सैलिक एसिड और NH4NO3 का। अभी अगला चलते हैं अपन, CH3 होल ट्वाइस SO, CH3 होल ट्वाइस SO। इसमें सल्फर की आपको कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो इसका आयनों में विखंडन हम लोग करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे कैसे विखंडन होगा इसका, टूटेगा कैसे या आयनों में, तो ये टूटता है बच्चों CH3 प्लस SO-2 करके। तो सल्फर जो है X-2 बराबर -2, X बराबर +4। ठीक है,
सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, भाई -2 है ना, और दूसरी ये -2 उधर जाके +2 देगा तो 0, यानी सल्फर की इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। क्या किया हमने, CH3 होल ट्वाइस है, SO है, पहले हमने आयनों में तोड़ दिया, ये +1 और ये -2 हो गया, यहाँ पे सल्फर की x मान ली, ऑक्सीजन की -2 बराबर -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगला है बच्चों BaH2PO2 होल ट्वाइस। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। BaH2PO2 होल ट्वाइस, ठीक है, इसको भी पहले आयंस में तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा बेरियम +2, ये हो जाएगा हमारा H2PO2 -2 है, इधर 2 जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। बेरियम का तो +2 आ ही चुका है, इधर हाइड्रोजन का हो गया 2, फॉस्फोरस का मान लेते हैं x, -4 बराबर -1, तो कितना हो जाएगा x, इधर हो जाएगा -2 बराबर -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे +1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। लास्ट है हमारा CaOCl2। CaOCl2, अब CaOCl2 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटता है बच्चों, कैल्शियम +2 एंड OCl2-। OCl2- में भी खास बात ये होती है कि ये हमारा विखंडन इसका किस तरीके से हो जाता है, OCl- और Cl+, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन की -2 होती है और क्लोरीन की +1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का +1 एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा उसका -1। तो ये इस प्रकार से क्या होती है, दोनों क्लोरीन जो होती है उनकी डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स जाने की वजह से वहाँ पे उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या आती है बच्चों, अलग अलग आती है, ठीक है, -+। तो वो बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसके अंदर जो दोनों हमारे क्लोरीन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो लिख लो जरा इसके अंदर, इसकी जो डिसोसिएशन का टेक्निक है वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ और आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल इसके अंदर लिख लो CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग आती है, +1 तथा -1, +1 तथा -1, ठीक है। जो क्या आएगी वहां पे +1 और -1 आएगी, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरीके से हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है वो जरा हम सीखते हैं। तो लिख लो ऑक्सीकरण संख्या कार्बनिक यौगिकों में, ऑक्सीकरण संख्या कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में अपने को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जैसे मान लो CH4 है, तो CH4 का तो तुम नॉर्मली निकाल लोगे x + 4 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब मान लो तुम्हें इथेन दे दिया CH3, हाँ इथेन में तुम्हें कैलकुलेट करनी है क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो इथेन में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में बच्चों पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो sp3
है ना, sp वाले कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम sp2 हाइब्रिडाइज्ड की कार्बन की होती है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण जो होता है हमारा, है ना, संकरण का लॉजिक हमने पढ़ा है किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहाँ पे भी इसके बारे में आपको बताया होगा, और ऑर्गेनिक में जीओसी के अंदर भी इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी याद कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ना, विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है प्रतिशत एस कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा हमारा एस कैरेक्टर होता है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता होती है। अब हमें मान लो sp दिया हुआ है, तो sp में s का कितना प्रतिशत कैरेक्टर है, 50%, और p का कितना है, वो भी 50% है। sp2 में कितना हो जाएगा बच्चों, 33.33 s कैरेक्टर होगा, और 67% के आसपास हमारा p कैरेक्टर होगा। अगला इससे कम होता है हमारा sp3 का। sp3 में तो देखो जो हमारा s कैरेक्टर है वो 25% है, और p कैरेक्टर 75% है। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, वहां पे विद्युत ऋणात्मकता होती है। चलो अभी बात करते हैं, क्या हमारा ये s, अच्छा जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता वो ध्यान से सुन लो। तुम्हें क्या करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर में कौन से बॉन्ड पेयर हैं, वो केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले, डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले नहीं काउंट करना है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, और लोन पेयर तो जानते हो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो दोनों काउंट कर लो। अब मान लो उनका काउंटिंग का नंबर आ रहा है 4, तो क्या हो जाएगा sp3। काउंटिंग का नंबर आ रहा है 3, तो वो क्या हो जाएगा sp2। काउंटिंग का नंबर आ रहा है 2, तो वो क्या हो जाएगा sp। बात समझ में आ रही है? तो जो भी काउंटिंग का नंबर आए उसके आधार पे तुम लोग क्या दे दोगे, हाइब्रिडाइजेशन दे दोगे। चलो भाई, तो ये कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन के अराउंड भी क्या हो जाएंगे, हमारे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो यानी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे डायरेक्टली मत कर देना, तुमने कार्बन कार्बन देखा और बोला कि भाई ये तो भाई भाई हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ऐसा नहीं। वहां हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंडेंसी होती है, बात समझो, हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। चलो अभी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। ये +1, ये -1, +1 -1 +1 -1, भाई भाई हैं दोनों, एक दूसरे पे कोई भी चार्ज का जनरेशन नहीं करेंगे। बाकी दूसरा वाला भी एज इट इज ऐसे ही। तो दोनों कार्बन पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और एवरेज भी कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने योग पूछ लिया तो कितना होगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH3 पे देखते हैं, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तीनों भाई भाई हैं, तीनों का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3 यानी इस पे आ जाएगा तुम्हारा -3, 1 2 यानी -2 यानी कि -3। बाकी सभी हाइड्रोजन क्या होंगे, +1 होंगे। तो अगर किसी ने तुमसे बोला कि भैया कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा, तो -3 -6 और -2 -8 हो जाएगा। औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों, -8/3 होगी। कितनी होगी, -8/3 होगी, ठीक है ना। 3 3 6 2 8/3, -8/3। मान लो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, तो C1 की ऑक्सीकरण संख्या -3, C2 की ऑक्सीकरण संख्या -2, C3 की ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगी, वहां पे ऑक्सीकरण संख्याएं चलेगी। आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम C डबल बॉन्डेड C, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड C ये लेते हैं। ये मान लो हमने लिया। अब यहाँ पे ये जो दोनों का ये कार्बन है, इस पे जो दोनों हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन की वजह से कितना आएगा, -2 आएगा, है। कार्बन कार्बन से बाद में देखेंगे। इस पे आएगा -1, इस पे आएगा -3। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं भाई। 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं तो क्या हो जाएगा, sp2। 1 2 3 बॉन्ड पेयर है यानी इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। 1 2 3 4 इसका क्या हो जाएगा, sp3। तो भाई ये दोनों तो भाई भाई निकले, यानी ये दोनों एक दूसरे पे कोई भी चार्जेस का जनरेशन नहीं करेंगे।
लेकिन इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, sp2 वाले की। इस पे आएगा -1 और इस पे आएगा +1। तो मान लो किसी ने बोला इसको मान लो 1 बोल देते हैं, इसको मान लो 2 बोल देते हैं, इसको मान लो 3 बोल देते हैं। तो C1 की ऑक्सीकरण संख्या आएगी -2, C2 की कितनी हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगी इसकी भी। C3 की बात करते हैं तो -3 और +1 यानी इसकी भी -2 आएगी। यानी कि तीनों की ऑक्सीकरण संख्या -2 -2 -2 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या का योग आएगा -6। औसत ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी आएगी हमारी, -2 आएगी। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से चलो एक थोड़ा सा और फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं। जैसे मान लो तुमको दे दिया भाई CH3 H डबल बॉन्डेड OOH ऑक्सैलिक एसिड सॉरी इथेनोइक एसिड दे दिया मान लो, ठीक है, CH3 COOH। तो कार्बन कार्बन पे बाद में चेक करेंगे, +3 -3 -2 +1 +1 -2 +2। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी -3 हो गई और इसकी कितनी हो गई, +3 हो गई अभी तक। अब ये कार्बन जो है ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp2, एक पाई बॉन्ड है ना, 1 2 3 ही तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका तो हो गया sp2 और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, sp2 वाले की। सिंगल बॉन्ड तो -1 +1, यानी इस कार्बन की तो हो जाएगी बच्चों -2 और इसकी कितनी हो गई थी, 2 +2। एवरेज कितना आएगा, देखो 0 आएगा एवरेज कितना आएगा, 0। तो अगर तुमसे बोला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो वो कितनी होगी, -2 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की कितनी होगी, +2। ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होगा, +2 और -2 0। औसत कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो तुम्हें दिया होता CH3 CHO, ठीक है, या एक स्टेप और इसमें बढ़ाते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्डेड C सिंगल बॉन्डेड, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, CHO। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन, CH2 CH CHO का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन +1 ये क्या हो जाएगा हमारा, -2, ये हो जाएगा -1, ये -2 से +2, ये +1 से -1। अभी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। इसका होगा sp2, इसका भी होगा sp2, इसका भी होगा sp2, यानी तीनों क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो यानी ये एक दूसरे के ऊपर चार्जेस का जनरेशन नहीं करेंगे, यानी इस पे -2 आएगा, इस पे -1 आएगा और इस पे एवरेज कितना निकल के आ जाएगा हमारा, +1। तो अगर तुमसे कोई यहाँ पे तीनों की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग करके पूछता है तो वो तो हमारा काउंट हो ही चुका है। मान लो उसने योग पूछा है तो योग कितना होगा, -2। मान लो उसने एवरेज पूछा है तो कितना हो जाएगा, -2/3। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में चलते, मान लो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है या साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है। सब पे यही होगा ना, देखो 2-2 हाइड्रोजन में सारे कार्बन, पांचों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा। तो +1 +1 -2 -2 -2 -2 -2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा, 10 होगा। औसत कितना, -10 होगा, सॉरी, औसत कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अभी मान लो तुम्हें दिया हुआ है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, C6H6 होता है ना बेंजीन। सब पे क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन।
तो जितने भी हाइड्रोजन है सब पे +1, सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो सारे कार्बन पे कितना आ गया -1 -1 -1 -1, सभी का योग कितना हो गया -6, औसत कितना हो गया -1, खत्म कहानी। ठीक है, कार्बन से कार्बन पे जनरेशन क्यों नहीं आया, सबका सेम हाइब्रिडाइजेशन है, चेक कर लो। अभी मान लो तुम्हें दे दिया बच्चों बेंज़ल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चेक कर लो। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो -1 -1 -1 -1 -1, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 0, ये दोनों भाई भाई हैं, कोई चार्जेस का जनरेशन नहीं माने, 0, हाइड्रोजन +1 -1 -2 +2, यानी टोटल कितना आएगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे सभी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होगा -6, औसत होगा बच्चों -6/7 है। 6/7 कैसे, 6 तो रिंग में ही है और एक कार्बन यहाँ है ना, -6/7। ठीक है, अभी बेंजोइक एसिड देखते हैं, बेंजोइक एसिड सबका देखो इसी एक टेक्निक से अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये आज के लिए लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। -1 -1 -1 -1 ये दोनों भाई भाई हैं, चार्जेस का जनरेशन नहीं करेंगे, -2 +1 +1 -2 +1। तो भाई यहाँ पर अगर आप नोट करो तो इस कार्बन पे +2 है, बाकी इन 5 कार्बन पे कितना है हमारा -1 है, इस वाले कार्बन पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। औसत की बात करें तो ये 5 में से 2 गए, बचा आपका -3, -3/6 यानी -½ यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया लिखवाने को, वो पॉइंट लगे यहाँ तो लिख लो, ऑक्सीकरण संख्या है, या वहाँ जो रूल्स लिखा था ना अपने, रूल्स वाला जो सेक्शन किया था, उस रूल्स में जाके लिख लो, ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक तथा आंशिक, है ना, आंशिक माने फ्रैक्शनल भी हो सकती है। जैसे यहाँ अगर औसत निकालोगे तो वो क्या आएगी आपकी, फ्रैक्शनल आएगी। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इस तरीके से उनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के करते हैं। नॉर्मल कंपाउंड्स के मैंने आपको बताया, कुछ स्पेशल केसेस थे उनके हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, है ना। अभी हमने कोवेलेंट कंसेप्ट तो सीख लिया, अभी 1-2 कंसेप्ट और सीखना बाकी है, तो यहाँ तक फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तो केवल हम ऑक्सीकरण संख्या ही निकालना सीख रहे हैं 2 लेक्चर से ना, अभी हम कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।